हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 9 लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मीन्स इसके निष्कर्ष एवं कमियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो ये वीडियो बीएससी नर्सिंग, सीपी नेट एग्जाम, वीएचयू, जीएसबीएम, पैरामेडिकल एग्जाम 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस आईक्यू, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, उसके बाद इसके पॉइंट भी लिखवाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। उससे पहले यदि आपने अभी तक केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम आपके लिए लेकर के आई है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो देखो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ये जो प्रयोग था वो 1911 ईस्वी में दिया था, ठीक है, जिसे कहा जाता है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग दिया था। उन्होंने क्या किया कि एक सोने की पन्नी ली, जिस पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की। सबसे पहले प्रयोग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा कण होता क्या है, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखो अल्फा कण जो होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है, जिस पर 2+ चार्ज होता है, ये हीलियम के नाभिक के समान होता है। आपको पता है हीलियम He, जिसका परमाणु क्रमांक 2 परमाणु भार 4 होता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना हीलियम के बारे में, इसके प्रोटॉनों की संख्या 2 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होती है और इसके न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 होती है। जबकि यदि अल्फा कणों की बात की जाए तो अल्फा कणों में प्रोटॉनों की संख्या 2 होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 होगी, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस पर 0 होगी, क्योंकि इस पर 2+ चार्ज होता है, ठीक है। तो इतना याद रखना कि अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम के नाभिक के समान होते हैं और इस पर 2+ चार्ज होता है, ठीक है। बात करते हैं इस प्रयोग पर। तो देखो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने जब ये प्रयोग किया तो उन्होंने एक सोने की पन्नी ली, जिस पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण लगभग 99% अल्फा कण पन्नी को भेद करके बिना विक्षेपित हुए आर पार निकल गए, ठीक है। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने देखा कि अधिकांश अल्फा कण लगभग 99% पन्नी को भेद करके बिना विक्षेपित हुए आर पार निकल गए। जबकि इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो कम कोण पर विक्षेपित हुए, ठीक है। जबकि उन्होंने ये भी देखा कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो कोण पर विक्षेपित हो गए। जबकि उन्होंने और कुछ भी देखा, उन्होंने देखा कि बहुत ही कम अल्फा कण, लगभग मान लीजिए 20,000 में से कोई एक ऐसा कण जो टकराकर पुनः अपने ही मार्ग पर लौट आया, ठीक है। उन्होंने 3 चीजों को देखा। हम आप अपनी बात को फिर से दोहराते हैं। जब उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो थे वो पन्नी को भेद करके आर पार निकल गए, जबकि कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो कोण पर विक्षेपित हो गए। जबकि उन्होंने देखा लगभग 20,000 कणों में से कोई एक ऐसा कण जो टकराकर अपनी मार्ग पर वापस लौट आया, जिससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष था कि
परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब देखा कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी को भेद करके आर पार निकल गए तो उन्होंने कहा हो ना हो एटम का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है। ठीक है, जबकि उन्होंने कहा कि जो अल्फा कण कोण पर विक्षेपित हुए उन्होंने उससे निष्कर्ष निकाला कि एटम में कुछ धनावेशित एवं भारी कण उपस्थित होता है। अब आपको ये पता है कि अल्फा कण जो होते हैं उस पर 2+ चार्ज होता है। ठीक है, मीन्स अल्फा कण पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव जब ये हमारा जो होगा इस पर 2+ मीन्स ये धनावेशित होगा और जब इसके केंद्र पर या फिर एटम में कुछ ऐसी जगह कोई भी जगह मान लीजिए उसमें जब कोई धनावेशित चीज होगी तभी वो इस अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करेगी। ठीक है, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो एटम के कहीं ना कहीं कुछ धनावेशित भाग है जिससे ये अल्फा कण जो हैं वो प्रतिकर्षित होकर के कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे कण थे जो अपने मार्ग पर लौट आए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में कोई धन आवेशित कण है जिसके कारण विक्षेपण होता है। इस धन आवेश भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक की संज्ञा दी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, जब उन्होंने देखा कि कुछ कण सीधी रेखा में निकल गए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मतलब एटम का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है। ठीक है, और जो कोण पर विक्षेपित हुए उन्होंने कहा कि एटम में कुछ धनावेशित भाग है जिससे हमारी जो अल्फा कणें पॉजिटिव होती हैं मीन्स धनावेशित होती हैं और एटम में भी कुछ धनावेशित भाग है जिससे ये प्रतिकर्षित होकर के अपने कोण से विक्षेपित हो जाती हैं। और उन्होंने कहा कि जो सीधी रेखा में गई और अपने ही मार्ग पर लौट आई तो उन्होंने सोचा कि इसके मार्ग में कुछ भारी धनावेशित कण है जिसका द्रव्यमान उसी में नियत रहता है और हमारे अल्फा कण उससे टकराकर वापस निकल आए जिससे उन्होंने नाम दिया नाभिक का। ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, याद रखना नाभिक जो होता है वो हमारा धनावेशित होता है। बात करते हैं पॉइंट पे, समझाएंगे। आई होप आपको चित्र के माध्यम से भी समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ, इन सभी पॉइंट को एक बार अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, रिवाइज करते रहें जिससे आपकी तैयारी जो है वो और भी बेहतरीन हो जाए। ठीक है, PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे तो एक बार आप वहाँ भी जाएं। तो देखो फर्स्ट लिखा हुआ है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। जो ये प्रयोग था वो 1911 ईस्वी में किया गया था। अल्फा कण प्रकीर्णन वो भी रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रदरफोर्ड ने मोटी सोने की पन्नी ली और इस पर अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने देखा, देखो जब उन्होंने सोने की पन्नी ली जिस पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण लगभग 99% पन्नी को भेद करके बिना विक्षेपित हुए आर पार निकल जाते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे अल्फा कण लगभग 99% अल्फा कण पन्नी को भेद करके बिना विक्षेपित हुए आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, जबकि उन्होंने देखा कुछ अल्फा कण कम कोण पर विक्षेपित होते हैं। अभी हमने आपको चित्र में समझाया था कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो अपने कोण पर जो कम कहने का मतलब है कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कुछ ही कम अल्फा कण लगभग 20,000 कणों में से एक कण जो कि टकराकर पुनः अपने ही मार्ग पर लौट आए। ठीक है, ऐसे बहुत ही कम थे, लगभग जब 20,000 कण ले लीजिए उसमें से कोई एक ऐसा कण जो बिना विक्षेपित हुए अपने ही मार्ग पर वापस लौट आता है। ठीक है, जिससे रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों के बारे में बताएंगे। उससे पहले एक बात और याद रखना,
रदरफोर्ड का मॉडल भी आगे चल करके निरस्त कर दिया गया। हमने आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल बताया था, वो भी निरस्त किया गया और ये भी निरस्त किया जाएगा। इसके बाद हम आपके लिए लेकर के आएंगे बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, जब तक आप सभी मॉडलों को नहीं पढ़ोगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मीन्स परमाणु संरचना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जबकि आपके एग्जाम में परमाणु संरचना और मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, बात करते हैं अपने रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कुछ निष्कर्ष थे। जैसे कि फर्स्ट है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, पता है अधिकांश अल्फा कण जब पन्नी को भेद करके बिना विक्षेपित हुए आर पार निकल गए, जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है। आगे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में कुछ धनावेशित एवं भारी कण उपस्थित होते हैं। उन्होंने कहने का मतलब है जब अल्फा कण कम कोण पर विक्षेपित हुए तो उन्होंने कहा कि एटम में कुछ धनावेशित एवं भारी कण है, जो अल्फा कण जा रही है उनसे प्रतिकर्षित हो रहा है। जो अल्फा कण है वो उस भारी कण से प्रतिकर्षित होकर के कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, जबकि परमाणु में कुछ आवेशित कण है जिसके कारण विक्षेपण होता है। इस धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक की संज्ञा दी। ठीक है, जहां से जो अल्फा कण थे वो अपने ही मार्ग पर लौट आए, उसको उन्होंने रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने नाभिक की संज्ञा दी। और नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है, क्योंकि नाभिक में जो है वो प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम आपको आगे चल करके समझाएंगे। आगे लिखा हुआ है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर तथा नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहने का मतलब है ये पॉइंट जो है दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एक बार आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं कि परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर होती है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। अब आप पढ़ोगे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल के बारे में। जब उन्होंने ये प्रयोग किया, निष्कर्ष भी निकाले, तब उन्होंने कुछ बातों को रखा। उन्होंने कहा कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। देखो, ये पॉइंट आपने थॉमसन के परमाणु मॉडल में भी पढ़ा था, वहाँ ये बात पहले ही सिद्ध हो चुकी थी और आज दिन तक ये बात सच भी है कि एटम जो होता है वो अति सूक्ष्म गोलाकार संरचना होती है और ये विद्युत उदासीन कण होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान में नियत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वो उसके नाभिक में नियत रहता है। ठीक है, नाभिक में उसका मास होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो एटम है उसका जो बीच का केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, जिसे उन्होंने नाभिक की संज्ञा दी। बात आप कहने का मतलब है, क्वेश्चन कर सकते हो कि कैसे धनावेशित होता है, कैसे पता लगा कि केंद्र धनावेशित होता है। तो देखो, जब अल्फा कणों की बमबारी की और अल्फा कण जो होते हैं वो हमारे कहने का मतलब धनावेशित किरणें होती हैं। अल्फा कण जो हैं वो हमारे कैसे हैं, धनावेशित। जब वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट आए, जिससे कि पता चला कि जहाँ से ये वापस लौट के आए वो भाग जो है वो धनावेशित है, क्योंकि धनावेशित ना होता तो हमारी अल्फा कण जो होती हैं वो सीधी निकल जाती हैं, जबकि ये भाग धनावेशित है तभी हमारी किरणें जो हैं वो प्रतिकर्षित होकर के वापस लौट आई। ठीक है, तो परमाणु का केंद्र जो होता है वो धनावेशित होता है, जिसे उन्होंने नाभिक की संज्ञा दी। आगे लिखा हुआ है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता रहता है। ये बात रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने कही, लेकिन आगे चल करके ये बात गलत साबित भी हुई। कैसे हुई
वो हम आपको समझाएंगे। जबकि अभी आपको पता है, जब कहने का मतलब है आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके वृत्ताकार पथ पर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात किसने कही थी? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन उसमें कुछ पॉइंट जो थे वो गलत थे, इसलिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन स्थित होता है। प्रोटॉन आपको पता है एक धनावेशित कण है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता रहता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। अब पढ़ोगे कि ये मॉडल क्यों निरस्त कर दिया गया। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी। तो देखो, उससे पहले एक बात और, प्लीज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, मैक्सवेल के चुंबकीय सिद्धांत अनुसार यदि कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग में घूमता है तो उसकी ऊर्जा में सतत कमी होती है। देखो, आपने मैक्सवेल के चुंबकीय सिद्धांत फिजिक्स में पढ़ा होगा। उनके अनुसार कहा जाता है कि कोई भी आवेशित कण इस किसी भी वृत्ताकार मार्ग में घूमता है तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी होती रहती है। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन हमारा कैसा होता है? धनावेशित। ठीक है, और बात भी किसकी चल रही है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ठीक है, जो ये प्रयोग देखो अभी भी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। आप कह सकते हो कि न्यूट्रॉन भी तो इसके अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन भाई साहब याद रखना ये प्रयोग 1911 ईस्वी में दिया गया था, जबकि 1932 ईस्वी में खोज हुई थी न्यूट्रॉन की। इसलिए अभी न्यूट्रॉन की इसमें कोई भी चर्चा नहीं चलेगी। ठीक है, ओनली बात होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ठीक है, जब ये मॉडल दिया गया था, रदरफोर्ड ने दिया था, उस टाइम ओनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो कण ही थे। ठीक है, तो देखो मैक्सवेल के चुंबकीय सिद्धांत अनुसार कहा जाता है कि कोई भी आवेशित कण यदि वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है। समझने की कोशिश करो, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अभी क्या कहा था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन स्थित होते हैं, जैसे कि हमारा ये एटम है और इसके नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन स्थित, जबकि इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन। ये बात कही रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन एक बात मैक्सवेल के चुंबकीय सिद्धांत अनुसार पता चलती है कि कोई भी आवेशित कण यदि लगातार वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी होगी। और भाई साहब याद रखना, इलेक्ट्रॉन भी चक्कर ही लगा रहे हैं किसी ही वृत्ताकार पथ पर, जबकि ये होता है मीन्स ऋणावेशित। ये भी कोई ना कोई आवेशित कण ही है, जबकि आपको पता है ये एक हमारा ऋणावेशित कण होता है तथा नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में घूमता है। जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं? वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, अतः इसकी भी ऊर्जा में सतत कमी होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन को नाभिक पर गिर जाना चाहिए, परंतु परमाणु स्थायी होता है। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के इस तथ्य की व्याख्या नहीं कर सका। समझने की कोशिश करो, मैक्सवेल के चुंबकीय सिद्धांत अनुसार कहा जाता है कोई भी आवेशित कण यदि वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी आएगी, और यदि उसकी ऊर्जा में लगातार कमी आएगी तो एक समय ऐसा आएगा जब वो आवेशित कण अपने नाभिक में जाकर के गिर जाएगा। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन भी हमारा आवेशित कण होता है और ये प्रोटॉन मीन्स नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जब ये चक्कर लगाएगा लगातार तो एक समय ऐसा आएगा जब इसकी एनर्जी जो होगी वो समाप्त हो जाएगी और ये नाभिक में जाकर के गिर जाएगा और हमारा जो परमाणु मॉडल है वो अस्थायी हो जाएगा। जबकि आपको पता है एटम जो होता है वो स्थायी होता है। अतः रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो यहाँ से निरस्त
कर दिया गया। ये पूरी तरीके से सही साबित ना कर सका परमाणु मॉडल अपना, मीन्स ये सही साबित ना कर सका कि इलेक्ट्रॉन जब ये चक्कर काटेंगे तो इनके पास ऊर्जा जब समाप्त हो जाएगी तो एक समय जब आएगा तो ये नाभिक में जाकर के गिर जाएंगे। मॉडल हमारा परमाणु जो होगा वो हमारा अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही साबित नहीं कर सके एटम के स्थायित्व को। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन के वेग, उसकी ऊर्जा आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में और उसकी ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा यदि वो पता लगा लेते तो इनका मॉडल जो था शायद है सही साबित हो जाता है। वो एनर्जी के बारे में पता नहीं लगा सके और उनका मॉडल जो था वो निरस्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। देखो, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी सफलतापूर्वक नहीं कर सका। आगे चल करके हम आपको बताएंगे रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए अंत तक, तभी आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, पहले बिल्कुल लेवल जो होता है वो बिल्कुल जीरो लेवल उठाया जाता है, फिर आपको हाई लेवल पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो सभी चीज़ें आपको पता है। कोई भी जैसे आपने जो छोटे क्लासें होते हैं उसमें परमाणु के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन तब आपको ये पता नहीं होगा कि ये है क्या, लेकिन अब शायद आपको पता चल गया होगा कि ये है क्या। तो देखो, पहले चीज़ को पढ़नी पड़ती है, उसके बाद उस चीज़ को बाद में सीखा जाता है। जब आप उस चीज को पढ़ोगे समझोगे तो आगे चल करके एक समय ऐसा आएगा जब उसकी चीज के बारे में आप पूरी जानकारी पालोगे। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सका, तो व्याख्या करने में असफल रहा। तो इस हिसाब से ये मॉडल जो था वो निरस्त कर दिया गया क्योंकि इनके मॉडल में कुछ कमियां पाई गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, उससे पहले एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। यदि आपने मेरी वीडियो सभी देखी होंगी तो इसका आंसर आपको पता होगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ये मॉडल समझ में आया या नहीं आया, और जब तक आप मॉडलों को नहीं पढ़ोगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम इंतज़ार करेंगे आपके आंसर का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।